हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर हिंदी भाषा से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसमें बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। और एमपी वर्ग 2 वालों के लिए अगर आपके लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है, जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, इकाई 11 से 19 की तीनों पीडीएफ 250 रुपए में भी आपके लिए मिल जाएंगी। और अगर यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए 10 सेट मंगवाना है मॉडल पेपर के, तो ये भी 50 रुपए में आप सभी के लिए उपलब्ध है। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मंगवाना है तो आप सभी के लिए 150 रुपए में है। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों का जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। तो ये तीनों पीडीएफ आपके लिए 250 रुपए में। संपर्क करिएगा 9399553966 पर। ये नंबर आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, आप संपर्क कर लें। आपके लिए जो भी पीडीएफ मंगवाना है, आपके लिए सभी पीडीएफ उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा के विविध रूप से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इनमें से आपके लिए बताना है, अंग्रेजी है या हिंदी है, स्पेनी है या मंदारिन है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर एक दिया गया है, सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सही आंसर होगा मंदारिन। मंदारिन जो बोली जाने वाली भाषा है, सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जानी। मंदारिन की बात करें तो ये चीनी भाषा है। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 दिया है, बोलियों पर सर्वाधिक प्रमाणिक और व्यापक कार्य किसका है? मैक्समूलर, गिरियसन, गिलक्राइस्ट या प्रिकेटलर का। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 दिया गया है, बोलियों पर सर्वाधिक प्रमाणिक और व्यापक कार्य किसका है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ग्रिएशन। यहाँ पर जॉर्ज ग्रिएशन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में लगभग कितनी बोलियां हैं? बताइएगा, भारत में लगभग कितनी बोलियां बोली जाती हैं? कितनी बोलियां बोली जाती है? 1000, 1500 या फिर 544, 445? बताइएगा क्या है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में सही आंसर बताना है। तो 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा लगभग जो है भारत में 544 बोलियां बोली जाती हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 544। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इनमें से किस संस्था ने कंप्यूटर द्वारा हिंदी शिक्षण योजना प्रारंभ की है? बताइएगा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी, हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है किस संस्था ने कंप्यूटर द्वारा हिंदी शिक्षण योजना प्रारंभ की है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हिंदी प्रचार सभा चेन्नई ने। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर चेन्नई सही आंसर है। किस संस्था द्वारा डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं? वह संस्था आपके लिए बताना है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, उच्च प्रशिक्षण संस्थान कानपुर, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार नई दिल्ली। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर वह संस्था जिसके द्वारा डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय आप निम्नलिखित में से किसे देंगे? जॉन गिलक्राइस्ट को, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल जी को? हसन जी, सोनू जी, रमेंद्र जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय निम्नलिखित में से आप किसे देंगे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इस श्रेय दिया जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट को। जॉन गिलक्राइस्ट आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है। 7 में आप सभी के लिए बताना है, इंसा अल्लाह खां, लल्लू जी लाल, सदल मिश्र या सदा सुखलाल। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है?
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 में लल्लू जी लाल, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला जो विकल्प है मैं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर लल्लू जी लाल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या दिया गया है, 8वां क्वेश्चन है मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है, तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर, ये क्वेश्चन डबल हो गया क्वेश्चन नंबर 7 जो है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा एथरिंगटन। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मानक हिंदी की आधार बोली है, मानक हिंदी की आधार बोली कौरवी है, बांगरू है, ब्रज है, अवधी है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। नीलम जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मानक हिंदी की आधार बोली आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है और 8 में आप सभी का सही आंसर कौरवी सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है कौरवी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कोई भी बोली या भाषा मान्यता प्राप्त करने पर हो जाती है, क्या सरस हो जाती है, सरल हो जाती है, दुरूह हो जाती है, भावपूर्ण हो जाती है। 9 में आप सभी के लिए बताना है कोई भी बोली या भाषा मान्यता प्राप्त करने पर वह कैसी हो जाती है। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह सरल हो जाती है। सरल आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सरल हो जाती है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वस्तुतः वह है मातृभाषा, साहित्यिक भाषा, मानक भाषा या देव भाषा। जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वस्तुतः वह क्या है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 में सही आंसर बताना है, तो 10 में आपका सही आंसर मानक भाषा। मानक भाषा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है मानक भाषा राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है क्योंकि वह साहित्यिक होती है, सुव्यवस्थित होती है या फिर व्याकरण मोदित होती है, भाषाई एकता द्वारा वैचारिक एकता स्थापित करने में सक्षम होती है। इनमें से बताना है मनीषा जी क्या होगा सही आंसर कि मानक भाषा राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है क्योंकि वह, नवीन जी तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि भाषा एकता द्वारा वैचारिक एकता स्थापित करने में वह सक्षम होती है, इस कारण मानक भाषा राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया यहाँ पर भाषा के मानकीकरण का अर्थ क्या है। एक रूपता लाना, साहित्य सर्जन करना, काव्योपयोगी बनाना, राजभाषा बनाना। 12 में आपके लिए बताना भाषा के मानकीकरण का अर्थ क्या है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है साधना जी, सोना जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भाषा के मानकीकरण का अर्थ होता है कि एक रूपता लाना। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, एक रूपता लाना। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को क्या कहते हैं। मानकीकरण कहते हैं, एकीकरण कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं, सरलीकरण कहते हैं। इनमें से बताइएगा भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को क्या कहते हैं। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, उसके लिए मानकीकरण कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मानकीकरण। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 14वां क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय शब्द का मानक अर्थ है अपने राष्ट्र के भीतर, विभिन्न देशों के भीतर, अपने राष्ट्र की सीमा, अपने देश के भीतर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है। बताइए अंतरराष्ट्रीय शब्द का मानक अर्थ आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो आपका सही आंसर होगा विभिन्न देशों के भीतर। क्या है सही आंसर, विभिन्न देशों के भीतर। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 15वां क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया गया है 15वां क्वेश्चन, अशोक के समय में राजभाषा क्या थी।
ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 15वां क्वेश्चन दिया गया है संस्कृत थी या फिर पाली, प्राकृत या फिर अभट्ट थी, इनमें से सही आंसर चयन करिएगा। यहाँ पर बताने अशोक के समय में राजभाषा क्या थी। तो 15 का सही आंसर होगा पाली। पाली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला जो विकल्प है पाली, अशोक के समय में राजभाषा क्या थी, पाली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 16वां क्वेश्चन है मुस्लिम शासन में मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा थी। अरबी, फारसी, हिंदी या फिर तुर्की। इनमें से चयन करना है दीपक जी। मुस्लिम शासन में मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा थी। तो 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर हिंदी सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3, मुस्लिम शासन में मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा थी। तो सही आंसर होगा हिंदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से निम्नलिखित में से किस भाषा को राजभाषा का पद मिला। हिंदी, उर्दू, अरबी या फिर फारसी। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में आप सभी का यहाँ पर फारसी सही आंसर है। अकबर के गृह मंत्री कौन थे, टोडरमल के आदेश से निम्नलिखित में से किस भाषा को राजभाषा का पद मिला। तो सही आंसर है फारसी को। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। 1833, 1860, 1890 या 1900 ईस्वी। 18 में आप सभी के लिए बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। क्वेश्चन नंबर 18 में सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1833 ईस्वी तक। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1833 ईस्वी। आप सभी का यहाँ पर अनंत जी सही आंसर। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनवाने का श्रेय आप किसे देंगे। गिलक्राइस्ट को, लॉर्ड मैकाले, ग्रियेशन या जेम्स प्रिंसेप। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कि भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनवाने का श्रेय आप किसे देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है और 19 में आपका सही आंसर है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिएगा, 20वां क्वेश्चन है उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया है। उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दयानंद सरस्वती ने किया है। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, कौन सा विकल्प अर्चना जी सही आंसर होगा। तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर नहीं होगा सही आंसर, सी वाला विकल्प होगा। भारतेंदु जी जो है वह आपका सही आंसर होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, पुरुषोत्तम दास टंडन। इनमें से सही आंसर बताना है किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 मदन मोहन, पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयत्न से। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। यह कथन किसका है। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 22 में राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। ये कथन माना जाता है किनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी का यहाँ पर दिया गया है।
23वां क्वेश्चन क्या है कि संविधान, भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 14 सितंबर 1919 को, या 14 सितंबर 1950 को? बताइएगा कौन सा विकल्प सही आंसर है। भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या होगा सही आंसर? देखिएगा यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर 14 सितंबर 1919 नहीं 1949 आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प 1949 होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 26 है। संविधान की धारा 120 के अनुसार यथा स्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किस भाषा से संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? मातृभाषा, संपर्क भाषा, या फिर मानक भाषा, या हिंदी भाषा? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 26 दिया गया है और 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मातृभाषा। मातृभाषा आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की घोषणा की गई? अनुच्छेद 342, या फिर अनुच्छेद 343, या अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345? क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अनुच्छेद 343। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर जो बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी हाँ दीपक जी वही वहां पर 14 सितंबर 1949 किया है, 14 सितंबर 1949। तो वही वाला विकल्प जो है 1919 जो है गलत लग गया है, 1949 है वहां पर। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 344 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, या 7 जून 1950 को, 7 जून 1955 को? 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब प्रकाशित हुआ। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 7 जून 1955 को ये आदेश प्रकाशित हुआ। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 30 है, राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच के लिए समिति की कितनी बैठकें हुई थी? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 30 दिया गया है और 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच के लिए समिति की कितनी बैठकें हुई थी? तो 26 बैठकें हुई थी। 26 आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 26 बैठकें हुई थी। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 31 में 15 जुलाई 1950, 20 जुलाई 1950, 15 जुलाई 1955 या फिर 20 जुलाई 1955 को राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को जो है हुई थी। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो सीजिए अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे, या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचार्य? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। समरजीत जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर दिया गया है और 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर जो है प्रथम अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है इसको सुधार लें कि 26 जनवरी 1950 आप सभी का यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा। 1950 में जो है मान्यता प्रदान की गई थी 1950 में, और दर्जा जो है 14 सितंबर 1949 को मिला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 33। एक राज्य तथा दूसरे राज्य में मध्य तथा राज्य और संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। इसका उल्लेख किसमें दिया गया है, उल्लेख आप सभी के लिए बताना है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 340 या अनुच्छेद 347 में। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 33 दिया गया है और 33 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अनुच्छेद 340 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 34 है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है। 34 में आप सभी लोग यहाँ पर बताइएगा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 347 में। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 में मिलता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही होंगी हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में या फिर न्यायाधीश की इच्छा अनुसार। 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए हृदय जी कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर, नवीन जी, अनंत जी, दीपक जी सही आंसर होगा। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां होंगी अंग्रेजी में। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 345, 349 या 347 में। क्वेश्चन नंबर 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो 36 का आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अनुच्छेद 349 में। अनुच्छेद 349 आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। 37 में आप सभी के लिए बताना है अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 345, 349, 350 में। इनमें से आप सभी लोग बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 350 आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अनुच्छेद 350 में। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 38 दिया है वर्तमान में संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 22, 15, 20, 22 या फिर 25। इनमें से सही आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 में विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है। विकल्प में 22 दिया है तो 22 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 22 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 39 है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। सिंधी, कोंकणी, मैथिली, मगही, इनमें से आपके लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। अर्चना जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 39 में विकल्प नंबर डी मगही आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अष्टम अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। इनमें से बताने किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है।
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तमिलनाडु। आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ की राजभाषा हिंदी नहीं मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दिया गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर जो 41 है, 41 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया, तो 1967 में संशोधित किया गया। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों का जवाब देना होगा हिंदी में, अंग्रेजी में, संबंधित राज्य की राजभाषा में, किसी भी भारतीय भाषा में। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों का जवाब देना होगा, तो आपका सही आंसर होगा हिंदी में। हिंदी में आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर दिया गया है। 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि भारत की राजभाषा है। राजभाषा आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है हिंदी, अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी या फिर उर्दू है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 43 में सही आंसर चयन करिएगा। भारत की राजभाषा क्या है? राजभाषा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 43 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भारत की राजभाषा है। कौन सा विकल्प सही आंसर होगा? भारत की राजभाषा क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है केवल हिंदी। आप सभी का यहाँ पर राजभाषा पूछा गया है हिंदी। आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर। यहाँ पर है राजभाषा नीति संबंधी राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी किया गया था? बताइएगा। यह आदेश जारी किया गया था 26 जनवरी 1950, 7 जून 1951, 27 मई 1952, 26 जनवरी 1953 में। विकल्प आप सभी का यहाँ पर दिया गया 44, क्वेश्चन नंबर 44, और 44 में आपका सही आंसर होगा 27 मई 1952। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 27 मई 1952 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका सही आंसर 21वां, 22वां, 23वां या 24वां। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 45 में 22वां संविधान संशोधन नहीं होगा। 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें सिंधी को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है कि संविधान के 71वें अधिवेशन, संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अष्टम अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शामिल किया गया था? मगही, मैथिली, संताली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, तमिल, तेलुगु, पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 40 में आपका सही आंसर है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में शामिल किया गया था? 2, 3, 4, 5 इनमें से आपके लिए बताना है। बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 47 है, 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 48, भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी की सभ्यता में, अशोक के शिलालेखों में, जैन धर्म के समवाय सूत्र में, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार। बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण जो मिलता है वह कहां पर मिलता है? भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण कहां मिलता है?
तो आपका सही आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता में। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 49 दिया गया है। दिव्यावधान है, दिव्यावधान या फिर ललित विस्तार है या त्रिपिटक है, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 49 में ललित विस्तार आपका सही आंसर है। ललित विस्तार जो है वह सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं की ओर लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 50 दिया गया है। 50 में आपके लिए चयन करना है। कौन सी लिपि जो प्राचीन भारत, इनमें से कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंदे, नागरी, इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा खरोष्टी। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है खरोष्टी, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया उनका सही आंसर होगा। इस प्रकार जो है आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे अपने। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास 9:10 पर सुबह ये क्लास लाई जाती है। इसके बाद शाम को 4 बजे छायावाद द्विवेदियों को पढ़ रहे हैं। रात्रि में 9 बजे भी अपनी जो है क्लास होती है। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ मंगवाने तो मात्र अभी आप सभी के लिए 150 रुपए में ये मिल जाएगी। ये पीडीएफ 150 में हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। आप संपर्क करिएगा 9399553966 पर। और यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर आपके लिए मात्र 50 रुपए में 10 सेट उपलब्ध हैं। एमपी टेट वर्ग 2 वालों के लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मात्र अभी 200 रुपए में आपके लिए मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। आप संपर्क करिएगा, ये नंबर यहाँ पर दिया गया है। जिनके लिए पीडीएफ मंगवाना है आप संपर्क अवश्य कर लें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है सुबह 9:10 पर। मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। शाम को 4 बजे जो क्लास होती है द्विवेदी अपन वहां पर पढ़ रहे हैं। तो सभी के लिए जय हिंद।